हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिस्ट्री के लेक्चर में स्टडी करेंगे कुछ और भी कंसंट्रेशन टर्म्स जैसे कि मोलालिटी, नॉर्मलिटी, ठीक है। और एक चीज़ और सीखेंगे आज हम लोग कि एवरेज एटॉमिक मास किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड है कि क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा कराया जाए, तो सबसे पहले क्या है कि हमको थ्योरी जो है वो क्लियर होना चाहिए एंड थ्योरी के अकॉर्डिंग सफिशिएंट 2-3 क्वेश्चंस आपको सॉल्व होना चाहिए। और जब आपके पास पूरे फॉर्मूले हो जाते हैं, फॉर्मूले कंप्लीट हो जाते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज हम लोग जो है मैक्सिमम फॉर्मूले जिनकी हमको ज़रूरत है क्वेश्चंस करने के लिए वो फिनिश कर लेंगे, और नेक्स्ट टाइम से जो है नेक्स्ट लेक्चर से है उसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चन ही करने को मिलेगा, ठीक है। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टर्म था मोलारिटी, उसके बाद सेकेंड टर्म आज हम लोग स्टडी करेंगे मोलालिटी, ठीक है। इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलालिटी जो है ये टर्म है तो इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी पहला वर्ड आया है मोल। तो मैंने एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक बताया था आपको कि जब भी हमको कंसंट्रेशन बताना है तो कंसंट्रेशन में क्या करते हैं, सॉलिड को ऐसा ऊपर लिखते थे और सॉल्यूशन को नीचे लिखते थे। तो यहाँ देखिए मोलारिटी में ये सब सिस्टम अप्लाई होता था। जब मोलालिटी आएगा, स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, LALITY, ठीक है। जबकि मोलारिटी में डिफरेंट होता है, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तब आपको करना क्या है, देखिए मोलालिटी स्मॉल m इक्वल्स टू, यहाँ लिखना तो यही मोल ऑफ सॉलिड तो सेम रहेगा, लेकिन इसको चेंज करना है, ठीक है। यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ सॉल्यूशन को हटा के लिखना है सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखना है आपको, सॉल्यूशन को हटा के लिखना है सॉल्वेंट। और जब आप सॉल्यूशन को हटा के सॉल्वेंट लिख रहे हैं तो एक छोटा सा करेक्शन और करना है, सॉल्वेंट का यहाँ पर लिखना है आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट। और वेट जो होता है वो होता है किलोग्राम में। आया समझ में? तो फॉर्मूला क्या बन गया, देखिए मोलालिटी इक्वल्स टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। आया? तो मैंने आप लोगों को सिखाया था कि किसी भी तरीके का डेफिनेशन को कैसे हम बनाते हैं। यदि हमको इसको डिफाइन करना है तो क्यों ना हम इसको बचा के रख दें और इसको 1 कर दें। तो यदि यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, इफ वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू 1 kg, देन m इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट। दैट मीन्स जो मोलालिटी है वो ही नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है। तो हम इसका डेफिनेशन कैसे देंगे, देखिए द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन per kg weight of solvent is called मोलालिटी। आया समझ में? तो यूनिट क्या बन जाएगा मोलालिटी का, मोलालिटी अपने आप में एक यूनिट है, या फिर इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं मोल पर केजी, ये लिख सकते हैं मोलालिटी के लिए। जैसे मोलालिटी को लिख सकते थे मोल पर लीटर, ठीक है। अब देखिए इस फॉर्मूले को हम क्या कर रहे हैं, किलोग्राम जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है, यदि इसको ग्राम में लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तो मोलालिटी इक्वल हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन टर्म्स ऑफ ग्राम। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, मोलालिटी का एक और नया फॉर्मूला बन गया, ठीक है। और इससे पहले भी हमने मोलारिटी में एब्रिवेट किया था कि ए का मतलब और बी का मतलब, ए का मतलब हम लोग लिख रहे हैं सॉल्वेंट के लिए और बी का मतलब लिख रहे हैं सॉल्यूट के लिए, ठीक है। सॉल्यूट को हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मोल इक्वल टू होता है वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। तो यहाँ वेट ऑफ सॉल्यूट लिखना पड़ेगा हमको, तो वेट ऑफ सॉल्यूट दैट मीन्स बी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बी, दैट इज 1000। नीचे यहाँ पर क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट को लिख दिया W से और A फॉर सॉल्वेंट ये आगे ग्राम के टर्म्स में। तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला है इसमें हमने मोल ऑफ सॉल्यूट को भी स्प्लिट करके लिख दिया है WB/MB, ठीक है। इस फॉर्मूले से देखें, यदि हमको नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना है, या इस फॉर्मूले से देखें नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इस फॉर्मूले को आगे एक्सटेंड ऐसा भी किया जा सकता है, मोलारिटी इंटू, दिस इज मोलालिटी इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी इक्वल्स टू मोल ऑफ सॉल्यूट। एंड व्हाट इज m, इट इज
मोलालिटी, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तो मोलालिटी से वेट ऑफ सॉल्वेंट का मल्टीप्लाई करने से मोल ऑफ सॉल्यूट का एक नया फॉर्मूला डिराइव हो गया हमारे पास। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि यदि वेट ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम की जगह पर ग्राम में हो तब क्या करेंगे, तो मोलालिटी इंटू WA दैट मीन सॉल्वेंट इन टर्म्स ऑफ ग्राम। तो ये बन गया क्या, देखिए इस फॉर्मूले से कर रहे हैं हम लोग, ये ग्राम में बन गया, तो डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा हमको 1000 इक्वल टू बन जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट। इस फॉर्मूले को हमने ऐसा लिख दिया है। तो मोल ऑफ सॉल्यूट निकालने का या मोल निकालने का ये भी कुछ नए फॉर्मूले हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आपको वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। यदि वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है तो आप क्या करते हैं कि वेट ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो होता है वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होता है। लेकिन हमको जो मोलालिटी है, मोलालिटी वाले टर्म्स के लिए वेट ऑफ सॉल्वेंट की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट के लिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट के लिए फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे हम लोग, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो हमको क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट डिटरमाइन हो जाएगा, ठीक है, और उसको हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला क्लियर हुआ यहाँ पर कि मोलालिटी के लिए क्या है। वापस एक बार देखते हैं, मोलालिटी एक ऐसा टर्म है जिसमें यही एक ऐसा टर्म है जिसमें कि कंसंट्रेशन में जनरली जिसमें कि वेट ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। मोलारिटी में वेट ऑफ वॉल्यूम से डिवाइड किया जाता है सॉल्यूशन के, और नॉर्मलिटी में वॉल्यूम से डिवाइड किया जाता है, फॉर्मेलिटी में भी वॉल्यूम से डिवाइड किया जाता है। सिर्फ मोलालिटी में ही यहाँ पर आपको टर्म नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट दिखाई देगा, और जैसे ही वेट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ आपको आ रहा है, दिखाई दे रहा है, तो आप उसका यूनिट लिखेंगे किलोग्राम में या फिर ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए ये सारे टेक्निक का यूज करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग इसके बाद जो दूसरा टर्म है उसको पढ़ते हैं। दूसरा टर्म है हमारे पास नॉर्मलिटी, ठीक है। नॉर्मलिटी को कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए नॉर्मलिटी N इक्वल्स टू यहाँ पर होता है, जैसे कि देखिए अब ये इस टर्म में आपको वही यूज करना है, आपको सॉल्यूट डिवाइड बाय सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मलिटी टर्म है, तो देखिए मोलारिटी में क्या करते थे हम लोग, मोलारिटी में लिखते थे यहाँ पर मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करना है, नॉर्मलिटी में आपको लिखना पड़ेगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, या ग्राम इक्विवेलेंट को ही इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ लीटर, ठीक है। तो देखिए वापस इसमें क्या करना है हमको, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, तो ग्राम इक्विवेलेंट दैट मींस इक्विवेलेंट होता है। इक्विवेलेंट क्या है, इक्विवेलेंट के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एक देयर इज इक्विवेलेंट इक्वल्स टू गिवन वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने स्टडी किया हुआ था। और इक्विवेलेंट मास क्या होता है, तो इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू होता है मोलर मास, देयर इज इक्विवेलेंट मास इक्वल्स लिखा हुआ है हमने मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो ये हमने पहले ही इक्विवेलेंट और मोलर दैट मींस वैलेंस फैक्टर, इक्विवेलेंट मास, इसमें रिलेशन भी देख लिया है सब चीज को, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ क्या करना है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सब्सटेंस दैट मींस वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। तो इसको डिफाइन करना है, डेफिनेशन लिखना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको 1 कर देते हैं, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। नाउ देयर इज इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू 1 लीटर, then N equals to gram equivalent of solute or equivalent of solute, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या बना यहाँ पर, the normality of solution is equals to gram equivalent of solute which is present in 1 liter volume of solution। ये ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, the number of gram equivalent of solute present in 1 liter volume of solution is called normality, ठीक है। कई तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं,
चलिए नॉर्मलिटी का आगे फॉर्मूला क्या दिखाई दे रहा है, तो यदि हम इसको ml में लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिखेंगे हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ ml। ठीक है, ये समझ में आ गया, क्योंकि इसको ml में कर दिया तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो देखिए नॉर्मलिटी इक्वल्स टू, इसको हम स्प्लिट करके लिखते हैं इसके टर्म्स में, तो यहाँ आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, देयर इज 1000 ऊपर है। यहाँ क्या आएगा, यहाँ देखिए यहाँ आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ ml। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए अब देखिए इस वाले फॉर्मूले से हम क्या लिख सकते हैं, यदि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। ये ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं। तो देखिए ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का एक और फॉर्मूला होंगे, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही देखिए यदि हम इस फॉर्मूले को चेंज करते हैं, तो इस फॉर्मूले को चेंज करते हैं तो ये आएगा नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml डिवाइड बाय 1000 इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। ये भी एक नया फॉर्मूला बन रहा है, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूले को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नया फॉर्मूला डिराइव होते जा रहा है। ठीक है, या फिर हम इसको देखिए इस फॉर्मूले को भी चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज कैसे कर सकते हैं, यहाँ देखिए नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय 1000 इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट। मतलब जिस चीज को हमको डिटरमाइन करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम उस टाइप का फॉर्मूले को यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो वापस देखिए जो नॉर्मलिटी है, नॉर्मलिटी क्या है, नॉर्मलिटी भी एक तरीके का कंसंट्रेशन टर्म है, जिसमें कि आपको यहाँ पर मोल की जगह पर ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट दिखाई देगा, जो कि सेम पर लीटर वॉल्यूम में प्रेजेंट है। बाकी हमने सारे फॉर्मूले में क्या किया है, ग्राम इक्विवेलेंट को स्प्लिट करके लिख दिया है वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास के टर्म्स में, और वॉल्यूम को कभी हमने लीटर में लिखा हुआ है, तो यदि लीटर से ml में कन्वर्ट करना है तो 1000 का मल्टीप्लाई यहाँ पर हमने कर दिया है। ठीक है, अब आगे देखिए हम लोग यहाँ पर एक रिलेशन पढ़ते हैं, मोलरिटी और नॉर्मलिटी के बीच में रिलेशन। ठीक है, तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला मैं लिखता हूं यहाँ पर, नॉर्मलिटी इक्वल टू आया था WB इंटू 1000 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, देयर इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ठीक है, और देखिए यहीं से देखिए मोलरिटी का फॉर्मूला मैं इधर लिखता हूँ, मोलरिटी इक्वल टू WB इंटू 1000 डिवाइड बाय MB इंटू V सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ ml। ठीक है, अब देखिए इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉलिड को क्या लिख सकते हैं, तो N इक्वल्स लिख सकते हैं WB इंटू 1000 डिवाइड बाय, इसको लिख सकते हैं MB, दैट मीन्स मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ठीक है, ये हो गया। तो चलिए देखिए ये वैलेंस फैक्टर कहाँ चले जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा, तो N इक्वल्स बन जाएगा वैलेंस फैक्टर इंटू WB इंटू 1000 डिवाइड बाय MB इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर कि जो WB इंटू 1000 डिवाइड बाय MB इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml में दिया हुआ है, ये क्या है, ये यहाँ पर मोलरिटी का फॉर्मूला है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, नॉर्मलिटी इक्वल्स टू वैलेंस फैक्टर इंटू मोलरिटी, ये लिख सकते हैं क्या, क्लियर हुआ पॉइंट। नॉर्मलिटी इक्वल्स टू वैलेंस फैक्टर इंटू मोलरिटी, ये हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा क्या, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी। ठीक है, नॉर्मलिटी और मोलरिटी में ये रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको कई जगह पे दिखाई देगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग एक छोटा टाइटल और पढ़ते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है,
एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, पहले मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूं। देयर इज m एवरेज इक्वल्स टू m1 % of 1 plus m2 % of 2 plus m3 % of 3 dash 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 divided by % of 1 plus % of 2 plus % of 3, ठीक है। एक तो फॉर्मूला ये हो गया। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे यहाँ से परसेंट समझ में आ जाएगा आपको क्या है। या दूसरा लिख सकते हैं इसको, m एवरेज इक्वल्स टू, इस पूरे फॉर्मूले को ऐसा लिख सकते हैं, समीशन ऑफ mi % ऑफ ith कंपोनेंट डिवाइड बाय समीशन ऑफ % ऑफ ith कंपोनेंट, ऐसा भी लिख सकते हैं। या इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं समीशन ऑफ mi % ऑफ ith कंपोनेंट डिवाइड बाय, जब टोटल परसेंट होगा ये तो 100 ही होगा, ठीक है। टोटल परसेंट कितना आएगा, हमेशा 100 आने वाला है, ये समझ में आया। और देखिए इसको हम चेंज करके ऐसा भी लिख सकते हैं, m एवरेज इक्वल्स टू, यदि हमको परसेंट के टर्म्स में नहीं लिखना है, मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में लिखना है, तो क्या होगा देखिए, तब होता है समीशन ऑफ mi xi डिवाइड बाय समीशन ऑफ xi, ठीक है। ये समझ में आ रहा है पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पर जो टर्म यूज हुए हैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। mi जो है ये है एटॉमिक मास ऑफ ith कंपोनेंट, जो भी ith कंपोनेंट रहेगा उसका एटॉमिक मास है। और % ऑफ i क्या दिया है, ये है % ऑफ ith कंपोनेंट, ठीक है। या फिर इस फॉर्मूले में बात करें, तो ये xi जो लिखा हुआ है ये क्या है, xi जो है ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ ith कंपोनेंट, ठीक है। आया समझ में। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास डिटरमाइन करने के लिए। अब देखिए इसके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जिसमें कि आपको ये पता चल जाएगा कि ये कैसे हम लोग एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे। तो क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन if Cl35 is 75% and Cl37 is 25%। ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब थोड़ा समझिए, एक्चुअली में क्या होता है, जो क्लोरीन है, क्लोरीन के बहुत सारे आइसोटॉप्स होते हैं। तो क्लोरीन के जो आइसोटॉप है वो है, एक है क्लोरीन 37 आइसोटॉप। इसका मतलब इस क्लोरीन का एटॉमिक नंबर तो 17 है, लेकिन एटॉमिक मास कितना है, 37 है। और ये भी क्लोरीन है, इसका भी एटॉमिक नंबर 17 है, लेकिन एटॉमिक मास है 35, ठीक है। तो नेचुरली क्या है कि जो क्लोरीन का 35 नेचुरल एबंडेंस है वो 75%, और क्लोरीन का जो 37 वाला आइसोटॉप है इसका नेचुरल एबंडेंस है 25%। ऐसा क्वेश्चन में मेंशन किया गया है और पूछा गया है कि बताइए ये दोनों यदि नेचुरल एबंडेंट है तो इनका एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा, ठीक है। तो हमारे पास देखिए इसमें से कौन सा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, जी हाँ फर्स्ट फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें क्या है देखिए, एक है हमारे पास 35 वाला आइसोटॉप और दूसरा है 37 वाला आइसोटॉप। तो हम इस फॉर्मूले में सिर्फ इतने पार्ट का यूज करेंगे, 1 और 2 वाला, ठीक है। एक का परसेंट दिया हुआ है 25 और दूसरे का परसेंट दिया हुआ है 75। तो चलिए देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन यहां पर लिखते हैं, परसेंट ऑफ Cl35 इक्वल्स टू 75 एंड परसेंट ऑफ Cl37 इक्वल्स टू 25, ठीक है। तो m एवरेज का फॉर्मूला यहां लगाते हैं। तो m एवरेज का फॉर्मूला से क्या आ रहा है देखिए, m एवरेज इक्वल्स टू परसेंट, या ऐसा लिखते हैं m ऑफ क्लोरीन 35 इंटू परसेंट ऑफ क्लोरीन 35 प्लस मास ऑफ क्लोरीन 37 इंटू परसेंट ऑफ क्लोरीन 37
डिवाइडेड बाय टोटल परसेंट, ठीक है। तो टोटल परसेंट कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एम एवरेज इक्वल टू क्या आएगा, ये दिया हुआ है हमारे पास, इसका मास कितना यहाँ लिखा हुआ 35, इसका परसेंट कितना है, 75 है, प्लस इसका कितना दिया हुआ है मास, तो ये इसका मास होता है 37 और इसका परसेंट कितना दिया है 25, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पर, टोटल परसेंट 75 प्लस 25 100, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 35.5, क्लियर हुआ। तो जब भी आपको कभी क्लोरीन का मास की जरूरत पड़ती है तो क्लोरीन का मास होता है क्लोरीन एवरेज मास, या लिख सकते हैं एम एवरेज ऑफ क्लोरीन इक्वल्स टू 35.5, ठीक है। तो जो एटॉमिक मास है, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये क्या है एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास फ्रैक्शनल भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है, लेकिन एटॉमिक मास नंबर जो है, एटॉमिक मास नंबर जो है वो ऑलवेज होल नंबर में होता है, ठीक है, क्योंकि वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो होल नंबर में होगा, ठीक है। जबकि एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास जो है उसका एवरेज एटॉमिक मास से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये डेसिमल में भी हो सकता है, डिवाइड फ्रैक्शनल में भी हो सकता है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था एवरेज एटॉमिक मास से रिलेटेड। अब हम लोग थोड़ा सा मोलालिटी एंड नॉर्मलिटी के भी क्वेश्चन करते हैं इससे, ठीक है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल आपको असाइनमेंट में दिए जाएंगे, आप उसको सॉल्व करिए और जो डाउट आता है वो ग्रुप में पूछ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है आपके पास, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ NaOH when 4 gram of NaOH dissolve in 500 ml of aqueous solution, ठीक है। अब क्वेश्चन को समझते हैं, यहाँ पर क्या बताना है हमको, नॉर्मलिटी बताना है। तो नॉर्मलिटी बताने तो हमारे पास नॉर्मलिटी के फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए जो डेटा दिया है हमारे पास, सबसे पहले उसको समझते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया, सॉल्यूट क्या है हमारे पास, सॉल्यूट है NaOH लिख दिया है, ठीक है, NaOH को डिसॉल्व कर रहे हैं, और यहाँ लिखा हुआ है एक्वस सॉल्यूशन। तो इस एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक्वस का मतलब होता है सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट इक्वल्स टू वाटर है, ठीक है। जहाँ कहीं पे भी आपको ऐसा एक्वस लिखा हुआ मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो सॉल्वेंट है वो वाटर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 500 ml, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लिख लेते हैं 500 ml, ठीक है। और वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 4 ग्राम, ठीक है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर वॉल्यूम ml वाला है और वेट दिया हुआ है, तो हमको नॉर्मलिटी में वॉल्यूम ml वाला फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला भी कुछ देर पहले पढ़ा, नॉर्मलिटी N इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट, दैट मीन्स वेट ऑफ NaOH into 1000 divided by equivalent mass of NaOH into volume of solution in ml, ये हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा वेट कितना दिया, वेट दिया 4 into 1000 डिवाइड बाय, ये इक्विवेलेंट मास दिया हुआ है, और यहाँ वॉल्यूम दिया है 500 ml, ठीक है। चलिए देखिए इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH की बात करते हैं। NaOH के लिए वैलेंसी फैक्टर कितना होता है, 1 होता है, जो कि हमने पूरा वैलेंसी फैक्टर को डिफाइन करते समय डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए, डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए वैलेंसी फैक्टर क्या होगा इसका डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो NaOH है, NaOH के लिए वैलेंस फैक्टर 1 है, तो NaOH का मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास क्या होता है, NaOH का मोलर मास होगा 23 इसका मास प्लस 16 इसका मास प्लस 1, तो ये आ रहा है 40। तो इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू हो जाएगा मोलर मास डिवाइड बाय वैलेंस फैक्टर। मोलर मास है 40, वैलेंस फैक्टर है 1, इसका मतलब जो 40 है यही इसका क्या है इक्विवेलेंट मास है, ग्राम पर इक्विवेलेंट के टर्म्स में, देयर इज ग्राम पर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग 40 लिखेंगे। अब देखिए 1 0 1 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से 1 0 कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1/5, नॉर्मलिटी कितना आ गया 1/5, या इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं n/5, ठीक है, n बाय इसको 5 लिख सकते हैं। n क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि नॉर्मलिटी टर्म है, ठीक है। या इसको डिवाइड करके लिखना है तो क्या लिखेंगे 0.2 नॉर्मल,
ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। आया समझ में? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा जिसको इस तरीके से सॉल्व करना है। चलिए अब इसको इरेज करते हैं, कुछ दूसरे क्वेश्चन में आते हैं हम लोग इसी से रिलेटेड और भी। Calculate the number of mole of NaOH present in 100 ml n/10 aqueous solution। अब यहाँ पूछा गया है नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 100 ml n/10 aqueous सॉल्यूशन पे। ठीक है, तो आइए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग इसका। वॉल्यूम कितना दिया है यहाँ पर, 100 ml दिया हुआ है वॉल्यूम। एक्वस बोल दिया तो सॉल्यूट क्या होगा यहाँ पर, तो सॉल्यूट दिया है NaOH और एक्वस बोल दिया गया, इसलिए सॉल्वेंट क्या होगा यहाँ पर, वाटर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए वॉल्यूम V आ गया हमारे पास। नॉर्मलिटी कितना दिया है, n/10। n/10 का मतलब 1/10 नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मलिटी कितना दिया है यहाँ पर, 1/10 दिया हुआ है, ये 0.01 भी लिख सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, चलिए तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, नॉर्मलिटी इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एक तो ये फॉर्मूला है, तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में होना चाहिए। ठीक है, ml में होना चाहिए। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन रहा है, देखिए नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml डिवाइडेड बाय इस 1000 को इधर ले आए, तो ये क्या बन गया, ये बन गया WB अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। और इक्विवेलेंट मास को क्या लिख सकते थे हम लोग, इक्विवेलेंट मास को लिख सकते थे WB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय बैलेंस फैक्टर होगा, तो ऊपर आ जाएगा बैलेंस फैक्टर यहाँ पर। ठीक है, ऊपर आ गया बैलेंस फैक्टर, तो ये क्या बन गया भाई, ये बन गया मोल। ठीक है, ये बन गया मोल हमारे पास, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय 1000 इन ये टर्म्स था ml का, तो यहाँ क्या आया था, मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर। और मोल हमको डिटरमाइन करना है, NaOH के लिए वैलेंसी फैक्टर होता है 1, तो वैलेंस फैक्टर तो यहाँ 1 पुट कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। नॉर्मलिटी दिया है 1/10, वॉल्यूम दिया है 100 ml डिवाइड बाय 1000 इक्वल्स टू बैलेंस फैक्टर 1 पुट कर दिए, तो क्या आएगा, मोल ऑफ NaOH। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, तो मोल ऑफ NaOH कितना आया, 1/100 0.01। ये हमारे पास क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। यदि क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट अमाउंट ऑफ वेट प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन, तो वेट यदि पूछा जाता है तो वेट के लिए क्या करेंगे हम लोग, वेट ऑफ NaOH यदि निकालना है तो हम क्या करेंगे, मोल इंटू मोलर मास। तो मोल तो आ गया 0.01 और मोलर मास होता है 40, तो ये कितना जाएगा, 1 डिवाइड बाय 100 इंटू 40, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 0.4 ग्राम। आया समझ में? तो वेट ऑफ यदि NaOH पूछता है तो 0.4 ग्राम आंसर आएगा, यदि मोल पूछा जाता है तो 0.01 मोल आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का कैलकुलेशन आपको इसमें दिखाई देगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। हाउ मेनी ग्राम ऑफ H2SO4 required for
प्रिपरेशन ऑफ N/20 500 ml H2SO4, ठीक है, H2SO4 सॉल्यूशन है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कितना ग्राम वेट जो है, कितना ग्राम H2SO4 का वेट ऑफ H2SO4 जो कि हमको N/20 500 ml H2SO4 को प्रिपेयर करने की जरूरत है। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है हमको, देखिए नॉर्मलिटी हो गया 1/20, N/20 दैट मीन्स 1/20, वॉल्यूम हो गया सॉल्यूशन का 500 ml। तो सिंपल सा है कि हमको फॉर्मूला लगाना है, नॉर्मलिटी इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ ml, ठीक है। नॉर्मलिटी दिया हुआ है 1/20, वेट हमको बताना है 1000 यहां पर आ गया, वॉल्यूम दिया हुआ है हमको 500 ml और इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट दैट मींस इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। तो H2SO4 के लिए वैलेंस फैक्टर होता है 2 और इसका मोलर मास होता है, मोलर मास हो जाएगा 2, 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया, प्लस सल्फर का हो गया 32 और एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 4 ऑक्सीजन का हो जाएगा 64, सबको ऐड करेंगे आएगा 98, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इक्विवेलेंट मास यदि आना है तो इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 जो होगा ये होगा मोलर मास डिवाइड बाय 2 और मोलर मास 98 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 49। ये अलग से कैलकुलेशन है जो कि मैंने आपको सिखाया है पहले ही। तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना आ रहा है H2SO4 का 49, तो यहाँ कितना पुट करना पड़ेगा हमको 49, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अभी ये क्या हो जाएगा देखिए 49 इंटू 5 डिवाइड बाय 20 इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट, ये 10 यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, देयर इज 5 एंड 24, ठीक है, 9 45 5 4 5 20, ठीक है, डिवाइड बाय 200 इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। ये क्लियर हुआ पॉइंट, या इसको हम लोग, ये आंसर आ रहा है हमारे पास ग्राम के टर्म्स में आ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2.5 टेंस पावर -2 ग्राम, 1.225 ग्राम के टर्म्स में हम इसको रिप्रेजेंट करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसमें क्वेश्चंस दिखाई देगा, जिससे कि आप कभी आपको वेट कैलकुलेट करना होगा, कभी आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। जैसे अभी हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। Calculate the molarity of N/10 H2SO4 सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर मोलारिटी कैलकुलेट करना है और नॉर्मलिटी दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर नॉर्मलिटी इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू वैलेंस फैक्टर। इसका मतलब नॉर्मलिटी डिवाइड बाय वैलेंस फैक्टर इक्वल्स टू मोलारिटी होगा। तो H2SO4 के लिए वैलेंस फैक्टर कितना होता है 2, तो मोलारिटी कितना होगा, मोलारिटी इक्वल्स टू नॉर्मलिटी डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। और नॉर्मलिटी कितना दिया है, नॉर्मलिटी दिया है 1/10, तो 1/10 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 1/20। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही देखिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं हम लोग।
4 ग्राम equivalent of NaOH dissolve in 1000 ml of H2O, then calculate the molarity and normality of NaOH solution। ठीक है, यदि आपके पास 4 ग्राम इक्विवेलेंट NaOH डिजॉल्व है 1000 ml H2O में, देन आपको कैलकुलेट करना है मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी ऑफ NaOH। ठीक है, तो यहाँ देखिए ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH डायरेक्ट हमको दे के रखा है 4, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे के रखा हुआ है 1000 ml, या इसको लिख सकते हैं 1 लीटर। तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मलिटी इक्वल्स होता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यदि ml में लिखना होता तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते। तो ये कितना दिया हुआ है 4 और ये कितना दिया है 1 लीटर, तो आंसर कितना जाएगा 4 नॉर्मल NaOH हमारे पास प्रिपेयर होगा। और यदि मोलारिटी पूछा जाता है तो मोलारिटी इक्वल्स टू नॉर्मलिटी डिवाइड बाय वैलेंस फैक्टर। तो वैलेंस फैक्टर NaOH के लिए कितना होता है? वैलेंसी फैक्टर इक्वल्स टू 1 फॉर NaOH। इसका मतलब जो मोलारिटी है वही क्या होगा? नॉर्मलिटी होगा, या बोल सकते हैं जो नॉर्मलिटी है वही मोलारिटी होगा। तो आंसर मोलारिटी का भी कितना आएगा 4 आ जाएगा। क्लियर हुआ पॉइंट? या ऐसा भी बोल सकते हैं कि 4 मोल NaOH प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको इस तरीके का भी कोई क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा। मतलब आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें कि कभी वेट कैलकुलेट करना होगा, कभी वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा, कभी मोलारिटी को नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करना है। तो वेरियस टाइप के क्वेश्चंस आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जरूरी ये है कि जितने भी फॉर्मूले पढ़ाए जा रहे हैं वो फॉर्मूले को एक लिस्ट बना लीजिए आप लोग उसका एक अलग पेज में। ठीक है, और बिफोर सॉल्विंग क्वेश्चन, आप क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले वो फॉर्मूले लिस्ट को साइड में रखा करें, क्योंकि आपको एकदम से ये सारे फॉर्मूले याद नहीं होने हैं। तो जब भी आपको जो फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है आप उस लिस्ट से देख सकते हैं, उस नोटबुक में देख सकते हैं, और उसके बाद ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। धीरे धीरे करके आपको सारे फॉर्मूले याद जाएंगे, फिर आसानी जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं तक के लेक्चर को स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके रिगार्डिंग और पहले से जो फॉर्मूले कंप्लीट हो गए हैं उसके क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि जो मैक्सिमम फॉर्मूले जो यूज होने हैं हमारे पास क्वेश्चंस के लिए मोल कंसेप्ट में, वो लगभग यहाँ तक के फिनिश होते हैं। ठीक है,